सो वेलकम टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आज 25 अक्टूबर है और द हिंदू का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज जैसा कि हम हर दिन लेकर के आते हैं, आपको आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस पर प्रीलिम्स के प्रश्न भी होते हैं और मेंस के क्वेश्चन भी होता है और हम सामने आपके न्यूज़पेपर का कटिंग भी होता है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि दरअसल कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, उस पर किस तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर में देखने में। आज का जो 25 का अक्टूबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है आपका जीएस सेकेंड पेपर 2 का अगर हम बात करें तो ये एक योजना जो काफी फेमस है और चर्चा में है। हो सकता है सिविल सर्विसेज इस प्रश्न को आपसे पूछे। जीएस सेकंड का पेपर है, गवर्नेंस का है आपका। पीएम श्री योजना के बारे में ये काफी चर्चा में रहा है। पीएम श्री हम समझेंगे कि श्री का फुल फॉर्म क्या है, किस मंत्रालय के थ्रू है। केरल सरकार जो है पीएम श्री को लेकर केरल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। पीएम श्री स्कीम को लेकर एक टैक्टिकल डिसीजंस को लेकर के हम जानेंगे कि इसका पर्पस क्या है, क्या इसका मूव क्या है, क्या फंड है। ये पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आपको पता होगा कि 150 साल पूरा होने वाले हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आयरन मैन, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भले ही हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि ये स्वतंत्रता जो है, भारत की स्वतंत्रता जो अंग्रेजों ब्रिटानिया हुकूमत से जो मिली थी, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद ये अधूरी रहती, क्योंकि जब स्वतंत्रता मिली तो 565 रियासतें में बटी हुई थी ये समग्र ब्रिटिश इंडिया और उसके अलावा के क्षेत्र। इन सबको एक इंटीग्रेटेड भारत में जो कन्वर्ट करने वाले महापुरुष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्हीं की हम जन्म दिवस मनाएंगे। 150 वर्ष इस पर भव्य आयोजन हो रहा है भारत में, एकता दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो हम पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा, आर्ट एंड कल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्ञान भारतम मिशन। एक तरीके से इंक पैक्ट विद द इंस्टीट्यूशन, हम समझेंगे ये क्या है। उसी प्रकार से आरबीआई में लिमिट टू बैंक मार्केट एक्सपोजर, आरबीआई से जीएस थर्ड का इंडियन इकोनॉमी का है। और फिर हम एडिटोरियल सेक्शन में देखेंगे ये पांचों न्यूज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला न्यूज है आपका पीएम श्री। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये योजना है पीएम श्री साइनिंग और टैक्टिकल डिसीजन मिनिस्टर। आपका क्या है, इस योजना को हम लोग समझते हैं, इसकी कहानी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छी तरह। अब देखिए, आप कहता है कि केरल मिनिस्टर्स जनरल एजुकेशन के लिए, जिसको वी आप सीवन कुटी ने अनाउंस किया है कि स्टेट्स डिसीजन टू ज्वाइन द पीएम श्री। याद रखना, पीएम श्री का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक योजना है, ये एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया एक योजना है आपका, ये स्कीम है। अब इसके लिए एक टैक्टिकल मूव टू रिकवर पेंडिंग एजुकेशन फंड यूनियन गवर्नमेंट। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार से बहुत सारे फंड आता है राज्यों के पास एजुकेशन के क्षेत्र पे काम करने के लिए। योजना प्रधानमंत्री से संबंधित था, लेकिन उनको केरल सरकार को ये फंड नहीं मिला। तो जब ये फंड नहीं मिला तो उस यूनियन गवर्नमेंट की से उन्होंने पीएम श्री को लेकर एक मेमोरेंडम साइन किया, ज्वाइन किया। आपका पर्पस था कि केरल ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जो पीएम श्री योजना है, जो स्कीम है, ये स्पॉन्सर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कहा जा रहा था कि करीब करीब 1476.13 करोड़ रुपया ये फंड केरल सरकार को जाने वाला था, है ना। और इसी के अंदर में एक साथ साथ मेरी पर समग्र शिक्षा जो केरल है और 2 ईयर ऑफ द पीएम श्री अलोकेशन, इन दोनों मिलकर के ये योजना का फंड एक साथ के लिए साइन किया। बैकग्राउंड की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो कहा जा रहा है कि स्टेट रिपोर्ट ने किया है कि 1158 करोड़ इन सेंट्रल ग्रांट बिटवीन 2023 to 25
ड्यू टू विथ होल्डिंग फंड्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 1158 करोड़ रुपया जो है सैंक्शन नहीं किया है केरल सरकार को। ये बैकग्राउंड, उसको लेकर के बहुत सारा मुद्दा था, एक पॉलिटिकल टेंशन था स्टेट और सेंटर के बीच में। अब आपको बता दूं कि सीपीआई, जो कि वहां की गवर्नमेंट है केरल में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ जो है एक कोलैबोरेशन किया था और मिल करके एक साथ उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन को कि भाई केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वो बदला ले रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार को इस तरीके से काम करना नहीं चाहिए। अब आपको तो सीपीएम ने इस बात को क्लेरिफाई भी किया है, उसमें यह कहा है कि जो पीएम श्री फंड है ये डज नॉट मीन दैट कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फंड को एक्सेप्ट है, यानी केरल वुड कंटिन्यू टू द रेसिस्ट ऑफ आरएसएस और संघ परिवार अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज एजुकेशन। केंद्र सरकार ने कहा, इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि जो आपने प्रोग्राम लाया है इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको अपना लिया और कहीं ना कहीं आरएसएस के विचारधारा यहां पर नहीं होगा, उनका इस तरीके से उनका मामला है। थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। पीएम श्री स्कीम क्या है? दरअसल पीएम श्री, जैसा हमने कहा प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया की बात किया, वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो 14,500 जो मॉडल स्कूल तैयार करने की बात कही गई थी पूरे भारत के अंदर में, और ये जो स्कीम था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन्स के तहत थे। अब आपको बता दूं कि मार्च 2027 तक ये पूरी स्कीम को, कोई की योजना जो थी उसकी पूरा करने की बात कही गई थी। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहां पर भी इसको आप बहुत अच्छी तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन में आप दिखाओगे कि एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंशन को लेकर के जब प्रश्न, मान लिया कि क्वेश्चन पूछता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर आप दिखा सकते हैं। आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के, उसके डिबेट में रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि एजुकेशन ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल फेडरलिज्म को लेकर के। साथ साथ में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कांस्टेंट किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, खास करके पीएम श्री को लेकर के, इस स्कीम को लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। 4 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पीएम श्री स्कीम क्या है भाई? तो ये है आपका, इट इज एम टू डेवलप मॉडल स्कूल बनाना था हमने जैसा कि आपको बताया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ये बात सही है। दूसरा, स्कीम इंटायरली फंडेड था सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, ये स्कीम जो फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, ये स्पॉन्सर्ड था, तो ये कहना गलत होगा। तीसरा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2027 तक ही हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फुली सेंट्रल फंडेड नहीं था, ये स्पॉन्सर्ड था। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ पैसा जो है केंद्र सरकार देगी और कुछ पैसा जो है राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बातें हैं। इस पर मेंस के क्वेश्चन भी बनेंगे कि डिस्कस द हाउ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाइक पीएम श्री रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियाज एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम ले चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उनके बारे में थोड़ी सी कहानियों को भी हम समझेंगे, जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, क्या योगदान था हमारे देश की आजादी के दौरान, या जब वो भारत देश के पहले एक तरीके के होम मिनिस्टर बने तो उसको लेकर के। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सबको पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि अभी तो प्रचार मंत्री बने हुए हैं बिहार में, उनका काफी। अब राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 2025 को ये कहीं ना कहीं परेड होने वाला है पूरी तरीके से। एकता नगर गुजरात में है। आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी लीड अ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड नियर द, कह सकते हैं कि केवंदिया इन गुजरात 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। अब इनके जन्म दिवस पर क्या क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि हो सकता है यूपीएससी में प्रश्न पूछेगा, क्योंकि 150 साल पूरा हो चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आयरन मैन का, और नरेंद्र मोदी खुद इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस को लीड करेंगे, खुद से आगे बढ़ करके 31 अक्टूबर 2025 को
एकता नगर में, एकता नगर जिसको हम केवडिया जो है गुजरात में, वहां पर है। 150 साल पूरा हो गया उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और साथ साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे। आपको उनके बारे में बता दिया जाए थोड़ा सा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका 150 साल पूरा हो चुका है उनके जन्म का, है ना। 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। 1875 को उनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लोकेशन क्या है भाई? एकता नगर गुजरात में होम है उनका। वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है 2018 में। थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लेड किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ये दोनों एक साथ इसको ये करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हाइलाइट्स समझ लेते हैं। हाइलाइट्स है, परेड में कौन कौन भाग लेने वाले हैं भाई। प्रीवियस ईयर की बात है अगर हम बात करें तो मूविंग परेड होगा आपका, टेबलॉक्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग वहां पर आएंगे। जैसे आपने 26 जनवरी के परेड के दौरान में अक्सर आपने देखा होगा कि अपना रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने लोग जो हैं वहां पर, वैसे ही इनको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। वीमेन गार्ड ऑनर मिलेगा आपका, गार्ड ऑफ ऑनर विल बी प्रेजेंटेड बाय वीमेन पुलिस पर्सनल, सिंबलाइजिंग ये खास करके एम्पावरमेंट को लेकर के। साथ साथ में अगर और भी हम इसको आगे देखेंगे तो बहुत सारे जो हीरो हैं जिनको 5 शौर्य चक्र मिला था सीआरपीएफ के अवार्ड के द्वारा। ये आप देख सकते हैं मेडल विनर्स आपका बीएसएफ का। इसी प्रकाश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीआरपीएफ पर्सनल, एंटी नक्सल झारखंड में काउंटर, इन सभी लोग वहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं। 900 क्लासिकल डांसर्स होंगे जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इस तरीके से काफी भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के तौर पर। नेशनल यूनिटी के सिंबोलिज्म के तौर पर इनको मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि विद द रेफरेंस ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन इन 2025 कंसीडर द फॉलोइंग। सो इट मार्क्स 150 birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. The event will be held to Ekta Nagar, Gujarat में, and paid will be included to indigenous Indian dogs breed used by the BSF. मैं आपको बता दूं ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन और भी बनेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड आपका खास करके। नेक्स्ट है आपका ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, आपको बताओ कि हमारा जो देश है एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा देश बहुत ही कल्चरल और हर तरीके से रीच है। खास करके ज्ञान भारतम मिशन है, ये पिछले साल से चर्चा में और ये क्वेश्चंस के तौर पर पूछा भी यूपीएससी ने आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि 2025 में यूनियन बजट जब आया था, उसी यूनियन बजट के दौरान में इसको लाया गया था, जिसका मेन मकसद था कि हमें क्या करना होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमारी कल्चर, हमारा जो खास करके जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, जो हाथों से लिखे गए हैं पूर्वजों के द्वारा, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक के, उन सबको हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटलाइज करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको बताऊं यही मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर में ये बातें है आपको। तो फिलहाल जो है मैंने जैसा कि कहा कि ये जो ज्ञान भारत है, ज्ञान भारतम है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है एक साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अराउंड द 20 इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। भारत के अंदर में 20 ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया है ज्ञान भारतम मिशन के थ्रू आपका, ताकि वो कंजर्व, डिजिटलाइजेशन और प्रमोशन ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट टू हेरिटेज। आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही याद रखना आपका, है ना। क्या है इसके बारे में भाई समझ लो, आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यूनियन बजट 2025 में लॉन्च किया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, यही आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर में कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स, डिजिटलाइज, कंजर्व, प्रिजर्व, प्रमोट इंडियाज वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज आपका। ठीक है, कोर इनिशिएटिव है आपका नेशनल डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्थापना भी की गई है आपका डेडिकेटेड इस बेसिस पर। अब इसके अंदर में थोड़ा फीचर है, इस फीचर को समझते हैं।
अब की फीचर क्या है? अब की फीचर है कि अराउंड 20 इंस्टीट्यूट जो शुरुआती दौर में पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही है, और उन सबको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब देखो इंक्लूडिंग कौन कौन है भाई? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर हुआ, हिंदी साहित्य आपका कह सकते सम्मेलन हुआ प्रयागराज में, गवर्नमेंट, और ऐसे करके 20 ऐसे संस्थान हैं, उनके साथ उन्होंने वो किया, और 30 मोर इंस्टीट्यूट आगे आने वाले कल में ज्वाइन भी करेंगे आपका। दूसरी बात, अब इसमें कुछ सेंटर को क्लासिफाई किया गया है। क्लस्टर सेंटर हुआ जो रिस्पॉन्सिबल है ओन मैन्युस्क्रिप्ट और जो पार्टनर सेंटर के साथ। इंडिपेंडेंट कुछ सेंटर है जो खुद हैंडल करते हैं आपका। इसके अलावा जो है इसमें ज्ञान भारतम सेल को एक्सिक्यूट भी किया गया। तो इतना ही आप याद रखना खास करके कि जो हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हाथ से लिखे गए हैं, जो सदी पुराने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जितने भी पुराण है, जितने भी हमारे खास करके उन सबको कंजर्व करना हमारा उद्देश्य है। इसके अंदर में यही बातें कही गई है प्रॉपर तरीके से, सरकार ने इसी पर प्रिजर्व करना है इंडिया का सिविलाइजेशन हेरिटेज और एंशिएंट नॉलेज को। सिंपल सी बात है, डिजिटली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और अच्छा प्रयास है एक तरीके से, ताकि फिर से नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जलाकर सारे, आपको बता दूं आज नालंदा विश्वविद्यालय होता तो उसमें लाखों करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट होते, और इससे हमें पता चलता कि हम कौन थे, हमारी पूर्वज कौन थे, हम कितने विकसित थे, हमारी सभ्यता कैसी थी। सब कुछ जो है कहीं ना कहीं उसमें जल करके राख हो गया। आज डिजिटली होगा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं दोबारा नहीं आएंगे। तो इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ज्ञान भारतम मिशन से रिलेटेड। क्या है भाई? इट एम टू आइडेंटिफाई, कंजर्व, डिजिटलाइज इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट एंड क्रिएट अ नेशनल डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में है, और ये स्कीम जो है कैटेगराइज, क्लस्टर और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक न्यूज और है नेक्स्ट आरबीआई को लेकर के। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा ये इंडियन इकोनॉमी का एक तरीके का है आरबीआई। अब आरबीआई क्या कहती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो मॉनिटरी पॉलिसी को टैकल करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई फिलहाल जो है प्रपोज किया है कि हमें बैंक के एक्सपोजर को लिमिट करना होगा। क्यों करना होगा भाई बैंक के प्रपोजल को लिमिट करना होगा? इसे हम समझते हैं। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर, के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर यूज किया टू न्यू प्रूडेंशियल लिमिट ऑफ द बैंकर लेंडिंग, कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट एक्वाइजेशन। कॉर्पोरेट एक्वाइजेशन और कैपिटल मार्केट में जो लेंडिंग की जो प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए एक लिमिट लगाया है। प्रपोजल क्या है भाई? प्रपोजल ये है कि हम इसमें कैप लगाएंगे, एक लिमिट लगाएंगे। पहला एक्सपोजर कैप क्या है? एक्सपोजर कैप में ये कहा गया है कि अगर टोटल डायरेक्ट एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट और इक्वाइजेशन फाइनेंसिंग टू बी कैप्ड एट 20% ऑफ बैंक टियर फर्स्ट कैपिटल, यानी कि हमारा जो बैंक के पास जो एसेट्स होता है, बैंक के पास जो संपत्ति होता है, बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है, उसके कैपिटल का 20% ही डायरेक्ट वो कैपिटल मार्केट में वो दे सकता है। दूसरा कहता है, अब इसके लिए आपको समझना होगा, वेसल्स के नॉर्म्स को भी समझना होगा, हालांकि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी यहां पर थोड़ा सा। दूसरा बात कहता है कि एक्सपोजर टू इक्वाइजेशन फाइनेंस अलोन कैप 10% ऑफ टियर कैपिटल। अब इक्वाइजेशन फाइनेंस रूल क्या है? ये हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे आपका प्लीज में। कहता है इक्वाइजेशन बैंक फाइनेंस रूल का मतलब होता है कि बैंक कैन फाइनेंस अप टू 70% ऑफ टोटल डील वैल्यू। जो वैल्यू डील की जाती है उसका 70% तक वो क्या कर सकता है? वो फाइनेंस कर सकता है। दूसरा, बाकी के 30% जो होगा वो एक्वायरिंग कंपनी के द्वारा उसको फंड को एक्वायर किया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि वही लोग एलिजिबल हैं जो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनकी अच्छी खासी टर्नओवर है, उन्हीं को दिया जाएगा। यह सिक्योरिटी के पर्पज से इस तरीके के काम किए गए हैं। अब आपको समझना होगा सबसे पहले कि टियर फर्स्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है। जो बैंक के पास जो पैसे होते हैं उसमें टियर फर्स्ट और टियर सेकंड होता है। तो टियर फर्स्ट का डेफिनेशन क्या है? तो टियर फर्स्ट कहता है कि वो इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग है, सर्टेन लॉस एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका, खास करके हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कैपिटल जो बैंक के पास होता है। आरबीआई ने इससे संबंधित आपका कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो रिस्क को क्या करना चाहती है?
रिस्क को कम लेना चाहती है, उस बेसिस के आधार पर बैंकों में जिस प्रकार से बैंक के पास एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो आते हैं उसको बना लेंगे। दूसरी बात है, इससे फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनी रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से होगा और कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली स्टेबिलिटी बनी हुई रहेगी और डोमेस्टिक जो बैंक हैं खास करके फॉरेन लेंडर और क्रेडिट फंड से भी बचे हुए रहेंगे। तो ये जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था जिसकी हम लोगों ने यहां पर चर्चा की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, आप बताएं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको जानकारी सही वक्त पर मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद।